हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो बहुत ही आपके नजदीक आ चुका है। अब आपके मन में बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी उलझने आपको साथ में ले करके आ रहा है। जैसे जैसे यह दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अपने साथ परेशानियां, तकलीफें ले करके आ रहा है। लेकिन इनसे आपको डरना नहीं है, डट करके सामना करना है और अपना जो 21 मई को आपका सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम है उस पर फतह हासिल करनी है। कैसे करनी है? पढ़ाई करके करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करनी है और अपने एग्जाम में अपने आप को खुद को बेस्ट प्रूव करके दिखाना है कि हाँ आप एलिजिबल हो, आप काबिल हो उस चीज को करने के लिए। आज हम इस लेक्चर में मॉडल पेपर नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री का। इससे पहले हम बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं और इसी चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको सॉल्व करते हुए मिल जाएंगे। अलग अलग टीचर्स जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखता है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मॉडल पेपर्स में सॉल्व कराते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स पर ही बेस्ड होते हैं। आज फिर से मैं 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं केमिस्ट्री के, जिसमें से 24 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए, ताकि आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठे कि भाई हमें ये चीज याद रखनी है, ये चीज नहीं रखनी और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में हमें उस चीज का आंसर बताना है। आपको मैं बता दूं, अगर आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर बचे हुए समय को यूटिलाइज करके आप सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5 से ज्यादा मॉडल पेपर्स 5 से ज्यादा टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें से पहला जो टेस्ट सीरीज है बच्चे वो फ्री है। क्या है? फ्री है, सभी बच्चों के लिए, कोई भी दे सकता है। साथ ही साथ में इसमें 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे ₹149 में। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी परेशानी आती है आपको तो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स दी गई, सारे लिंक दिए गए, कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्या है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक क्या है, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लो। चलो हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि 19 तारीख को आपका एक फ्री टेस्ट और रखा है मैंने, जो सबके लिए फ्री है। वो भी कहां पर है? आपके टारगेट गुरुकुल के ऐप पर है, जिस टेस्ट का नाम हमने रियल टेस्ट रखा है। उस रियल टेस्ट में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए बच्चों। क्या है? बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाता है, कभी रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लिया जाता है, कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के कई क्वेश्चंस आपसे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसी रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एक ही टाइम पर, क्या एक ही रिएक्शन में अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों शो करती हैं। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों शो करती है। अगर आप देखोगे इनमें से ऐसा कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट का, क्या सेम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, वो अलग हो जाएगा, सेम रिएक्शन में ही रिडक्शन भी हो रहा है, सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, +1 -1 देखेंगे, +1 -1, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पे रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडॉक्स है। ऐसा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, क्योंकि देखो अब ये टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चंस कैसे हैं उनको मुझे करना है, एक्सप्लेन करना है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन सबका करूंगा, बहुत टाइम जाएगा। सिंपल देखो, जिंक जब कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट अपने ही एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होता है, कहां पर? अपने एलिमेंटल स्टेट में, तो उसकी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। लेकिन जब ये यहाँ पर जाता है, कहां पर जाता है? Zn यहाँ पर, तब इसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एक्स करो। सल्फर का क्या होता है? -2 होता है और ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो रहा है भाई, ज्यादा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो भैया हम बोलेंगे कि इसका SO4 इसका भाई -2 हो जाएगा, Zn का -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, SO4 का -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना क्या हो जाएगा?
ध्यान देना, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और Cu का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cu का 0 हो गया। हालांकि यहाँ पर Cu का +2 था, यहाँ पर ये -2 था। अब देखना, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। जिंक 0 से +2 में जा रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वहीं पर CuSO4 +2 से 0 में जा रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यानी कि यह जो रिएक्शन है एक रिडॉक्स है। सेम ही रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही है बच्चों। क्या हो रही है, दोनों प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज, यानी कि मीथेन में कौन सा बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है। क्या वो 109.5 होता है, 5 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम मीथेन का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। मीथेन CH4 अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा और आपको लगेगा अरे ये तो 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चे। क्या मीथेन में, इसको टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, या टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। लेकिन इसके एंगल्स की बात करें 109.5 डिग्री होता है। क्या 109.5 डिग्री इसका एंगल होता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द डाइल्यूट HCl, यानी कि अगर हम मेटल से, क्या अगर हम मेटल से, किसी भी मेटल से अगर HCl का हम रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो भैया क्या होती है, क्या कौन सी गैस निकलती, MCl बन जाता है यहाँ पर और H2 रिलीज हो जाता है। क्या होता है, H2 रिलीज हो जाता है। याद रखना, हाइड्रोजन लिबरेट होती है। लिबरेट होने का मतलब होता है बाहर निकलती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा ऐसा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन सा है, Al2O3। इसकी ट्रिक बच्चों ने कमेंट सेक्शन में हर वीडियो में लिखी, तो इस वीडियो में भी एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड की जो ट्रिक है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में डाल देना। जिसको आती है और जिसको नहीं आती वहां से देख लेना। मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो किसी भी प्रकार से बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ लिया। भाई सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, कौन सा, C6H12O6, C6H12O6, यह आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यह आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े होंगे, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे, बायो में, और बायोमोलिक्यूल्स में ही केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और अदर चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे। बट फॉर्मूला तो वही रहता है ना, किधर भी पढ़ लो, किधर भी पढ़ लो, फॉर्मूला तो उधर ही वही रहता है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि यह 4 ऑप्शन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन नहीं करता है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा है जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कंटेन नहीं करता है। पहला इथेन है, मैथ एथ, इथीन है, सॉरी इथीन है, इथीन है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है भैया, 2 3 CH, यहाँ पे CH2, ठीक है। यहाँ पर डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रोपीन है, मैथ एथ प्रोप, ठीक है, मैथ एथ प्रोप है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, प्रोप इन है, यानी कि एक कार्बन पर तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा। वैसे मुझे नहीं लगता, क्या मुझे नहीं लगता, लेकिन लगेगा, अभी लगेगा, यानी कि इसमें भी डबल बॉन्ड आ गया, ये भी आंसर नहीं है। अगला है इथाइन है, क्या है, इथाइन है, इथाइन है, इथाइन है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H और यहाँ पर H, भैया यहाँ पर 3 बॉन्ड आ गए, क्या 3 बॉन्ड आ गए, तो भैया यही है जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। क्या है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। ब्यूटेन देखोगे तो इसमें भी आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ब्यूटेन को बनाएंगे मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 2 पर इन लगा है तो ये बन गया, क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। और ये सिर्फ C है भैया, ये बीच में बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो बोलने लगोगे भैया आपने इसके अंदर बॉन्ड कैसे बना दिया, बॉन्ड खा करके पैदा हुआ था कि बाद में इसके अंदर आ गया, ठीक है। क्या है, ये इस प्रकार से, ये सिंगल बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड है और इससे कनेक्टेड है, ऐसे 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 मस्त डिजाइने बनाते हुए, ठीक है। बेसिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता होंगे। और ऑप्शन नंबर इसका
इथाइन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक। पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होता है? 14 होता है, 7 होता है? 7 होता है। कोई बच्चा जीरो ना लगा दे है? देखो एसिडिक पीएच के लिए क्या होता है, एसिडिक वैसे सबको पता होगा, एसिडिक पीएच के लिए क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो 7 से छोटी होती है। बेसिक पीएच के लिए, बेसिक पीएच के लिए जो वैल्यू है 7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल के लिए पीएच की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 7 होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में 2-3 आप याद कर लेना, यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चे, ये पढ़ लेना, याद कर लेना, कमेंट सेक्शन में भी डाल देना, ताकि दूसरा बच्चा आके देख ले और आपको एक लाइक देके चला जाए। आपके लाइक देने से आपकी तारीफ हो जाएगी। ठीक है, यूरिन का देख लेना, ब्लड का देख लेना, ब्लड का पीएच कितना है। केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में पूछ लेगा यार, सॉरी फिजिक्स कह रहा हूँ, बायो में पूछ लेगा कि ब्लड का पीएच क्या है, यूरिन का पीएच क्या है। ठीक है, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? भाई पूछा जाता है और पूछा गया है बहुत अधिकतर एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन C2H2 इन इथाइन। अब हाइब्रिडेशन सीखना है कि नहीं सीखना है? बहुत सारे बच्चों का कहना था कि भैया हाइब्रिडेशन सिखा दो। देख मैं अभी हाइब्रिडेशन नहीं सिखा रहा, सिंपल करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो हाइब्रिडेशन सीखना, बोल दो, मैं हाइब्रिडेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर कल वाली जो केमिस्ट्री की क्लास होगी मैं हाइब्रिडेशन उसमें सबसे पहले बता दूंगा। अगर 10 बच्चे कमेंट करते हैं, क्या 10 बच्चे कमेंट करते हैं भैया हाइब्रिडेशन बता दो, भैया हाइब्रिडेशन बता दो, मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा पहला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधे हाइब्रिडेशन बताऊंगा, फिर पहला क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो की लेंथ वट एवर भी वीडियो लेंथ की जाए, मैं कराऊंगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा। चलो सिंपल में समझ लेते हैं। सिंपल में जल्दी मैं कर देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 1, यहाँ पे कार्बन का पूछा गया है तो 1 2 3 4, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे फॉर्मूला नहीं हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक तरीका बोलते हैं, तरीका बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप वैसे ऑर्बिटल्स बना के निकालोगे बहुत टाइम जाता है, क्या जाता है, बहुत टाइम जाता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, आप क्या करो, लोन पेयर प्लस सिंगल बॉन्ड को ऐड कर दो। क्या करो, लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड को ऐड कर दो। डबल बॉन्ड को नहीं जोड़ना है, डबल बॉन्ड को जोड़ना नहीं है। क्या है, डबल बॉन्ड को नहीं जोड़ना है बच्चे, क्या करना है, डबल बॉन्ड को नहीं जोड़ना है। अगर आप जब लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड को जोड़ेंगे, जिस एलिमेंट पे निकालना होगा उससे स्टेरिक नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा, स्टेरिक नंबर निकलेगा। अब अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। याद रखना, स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp आएगा। शायद ब्लू दिख नहीं रहा है तो मैं रेड कर लेता हूँ, बता दिया करो भाई। देखो जब कलर आपको विजिबल ना हुआ करे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करो भैया ये कलर विजिबल नहीं होता है, आप यह कलर इस्तेमाल किया करो। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 3 हुआ, स्टेरिक नंबर 3 हुआ तो यह हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर स्टेरिक नंबर 4 हुआ तो यह क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और वहीं पर स्टेरिक नंबर अगर 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। वहीं पर अगर स्टेरिक नंबर अगर 6 हो गया बच्चे तो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। याद रखना, वैसे आपके एग्जाम में इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, sp3 से ज्यादा भाई औकात ही नहीं पूछ ले सीनेट की। ठीक है, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, है ही नहीं आपके सिलेबस में। लेकिन आपके सीनेट के सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 की सिलेबस में तो है, क्लास 11 की सिलेबस में तो है, लेकिन वो नहीं पूछेगा, इससे बार पूछता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर इसमें देखेंगे तो लोन पेयर देखो, इसमें कहीं इस कार्बन के ऊपर कहीं लोन पेयर है, नहीं है ना, इस पे क्या है, लोन पेयर नहीं है, नहीं है ना। लेकिन इसमें डबल सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो एक ये रहा जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, एक ये रहा जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 2 हो गया, और एक ये रहा जो कार्बन से कनेक्टेड है। तो कितने टोटल हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड हो गए प्लस 0 लोन पेयर हो गए। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आया बच्चों, स्टेरिक नंबर आया 3। स्टेरिक नंबर जब 3 आएगा तो हम देखेंगे स्टेरिक नंबर 3 पे क्या है, sp2 है। क्या है, sp2 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर sp2 हो जाएगा। चलो मैं कल की बात बोल रहा था, मैंने आज ही बता दिया हाइब्रिडेशन कैसे करना है। अगर आपको समझ में आया हो तो बताना जरूर कि हाइब्रिडेशन भैया हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, और अगर फिर भी ना आया हो तो बता देना, कल मैं फ्रेश माइंड से सबसे स्टार्टिंग में ही हाइब्रिडेशन करना सिखाऊंगा।
अगर आप बता दोगे टाइम पे तब, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना भैया, बता दो यार, नहीं आया हमको समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जल की कठोरता के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है, जल की कठोरता के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है, तो भैया कौन सा है, कैल्शियम +2 आयन क्या करता है, हार्डनेस को इंट्रोड्यूस करता है पानी में, क्या करता है, हार्डनेस को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। लेकिन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे खत्म करते हैं, और इस चीज को आपको पढ़ के जाना, गूगल पे जाना, हाउ वी कैन रिमूव या फिर हाउ कैन बी गेट रिड ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर करके गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। आप पढ़ लेना, जस्ट पढ़ते जाना, कोई अच्छे पॉइंट्स हो उनको पढ़ लेना, मन करे तो कमेंट सेक्शन में आकर डाल देना ताकि और बच्चे पढ़ लें जो एकदम वैसे हैं भाई आलसी है, मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, इतनी भी मेहनत नहीं, अपनी उंगली को यहाँ से सरका करके यहाँ पे जाएं गूगल पे और टाइप करें हार्डनेस, रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हाउ टू गेट रिड ऑफ वाटर, ऐसा सर्च ही नहीं करना चाहते हैं, करके उनके लिए डाल देना। कम से कम यहाँ से उंगली यहाँ तो सरक के भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स है उसको खोल के देख लें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में इनमें से कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है। एंटीसेप्टिक कब हम इस्तेमाल करते हैं, ये चैप्टर वैसे तो डिलीटेड है आपके सिलेबस से, लेकिन डिलीटेड से भी क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है भाई। अगर आप मेडिकल की फील्ड में जा रहे हो तो भाई केमिस्ट्री का छोड़ के आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का मान लो, है ना भाई। एंटीसेप्टिक वही है ना, डेटॉल, डेटॉल है ना। एंटीसेप्टिक हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम चोट लग जाती है, ऊंड यहाँ हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको हील करने के लिए उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाए और इन्फेक्शन ना फैलाए, उस टाइम पे हम करते हैं क्या यूज, एंटीसेप्टिक करते हैं, एंटीसेप्टिक करते हैं। तो कौन सा, फिनॉल इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फिनॉल को इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है, इसमें ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से ग्लूकोज का कौन सा पॉलीमर है, इनमें से ग्लूकोज का कौन सा पॉलीमर है बच्चे, क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है, इनमें से यह पूछा गया है, ठीक है। चलो देखेंगे क्या सेल्यूलोज आंसर है, स्टार्च आंसर है, या बोथ ए एंड बी है। तुम अरे भाई ये क्या हो गया, गजब गजब, ये तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज के जो पॉलीमर है ना वो सेल्यूलोज ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, क्या है, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्टार्च भी क्या है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ठीक है। क्या है, अल्फा ग्लूकोज का है, और ये भी अल्फा ग्लूकोज। अरे ये देख लेना, मैं भूल जाता हूँ, बहुत सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेल्यूलोज वाले में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये अल्फा ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज है, इतना देख लेना भाई, देख लेना, मैं बहुत कंफ्यूज होता। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है जो आपका स्टार्च है ना उसमें अल्फा ग्लूकोज ही है, क्या है, अल्फा ग्लूकोज ही स्टार्च, इतना मुझे पता है। लेकिन आप सेल्यूलोज को एक बार देख लेना, सेल्यूलोज में ग्लूकोज तो होता है लेकिन अल्फा वाला होता है या बीटा वाला होता है, भाई प्लीज देख लेना यार, ठीक है, देख लेना, इतना कर ही सकते हो यार, मैं भूल, मेरे दिमाग में नहीं रहता, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, स्टार्च ना, क्या स्टार्च दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक अमाइल क्या बनता है, अमाइलेज, और दूसरा अमाइलोपेक्टिन, दो चीजों से मिलकर के बनता है, क्या बनता है, दो चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है। इतना ही बेसिक याद रख लो, इससे ज्यादा मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एंड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार फिर, हाँ अभी ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अपना, हाँ आ गया यार, नीचे आ गए, फिर वही हो गया, ये मेरे ही साथ होता है। हाँ अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या है, सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा इनमें से, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इनमें सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, CH3F होगा, RX में F आता है, यहाँ पर X रख लो, ठीक है। अब क्यों होता है क्यों नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल भाई क्या बताऊं, अब वो टाइम नहीं कि आपको बताया जाए, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल समझो, न्यूक्लियोफाइल वो एलिमेंट्स होंगे, वो कंपाउंड्स होंगे जो न्यूक्लियस लवर होंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियस लवर होंगे, और किसी के लवर नहीं होंगे। और भी बहुत तरह के मार्केट में लवर्स होते हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो न्यूक्लियस से लव करते हैं,
क्या करते हैं, न्यूक्लियस से लव करते हैं। अरे भाई बिल्ली बिल्ली मैं डर गया, आई थी। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस से लव करते हैं, न्यूक्लियस से लव करते हैं, प्यार करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होता है भाई। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना। वो भाई वो मत सोचो, वो क्या होता है यार, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, क्या ऐसे एलिमेंट जो खुद निगेटिव होंगे, खुद निगेटिव होंगे, वही तो प्लस को चार्ज, प्लस को प्यार करेंगे, करना चाहेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे। प्लस वाला प्लस की तरफ नहीं होगा, निगेटिव वाला निगेटिव की तरफ नहीं होगा ना चाहेगा। वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हु लव्स इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, करना चाहेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे। यानी कि इनके पास इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो उनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन होते तो उनको इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे दर्शाते हैं, यह इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे दर्शाते हैं क्योंकि इनको न्यूक्लियस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियस चाहिए होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टू वर्ड्स लीस्ट रिएक्टिव पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लीस्ट रिएक्टिव पूछा गया है, तो CH3F हो जाएगा। अब CH3F कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा पता है, तो देखो पता है, वही होंगे जिनकी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियस से लव करने वाले, न्यूक्लियस से प्यार करने वाले, इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। Nu माइनस लिखा है, तो अगर हम यहाँ पे देखो क्या है, सब हेलोजन है, सब हेलोजन है, सब हेलोजन है। हेलोजन की अगर बात करें तो I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वह उतना अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद थोड़ा सा उससे कम अच्छा लिविंग ग्रुप है, वह उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियस के प्रति प्यार तो दिखाएगा लेकिन बहुत कम प्यार दिखाएगा। क्यों, ये अपनी जिद में बैठा रहेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हूं, मैं अपने पास खींचूंगा, मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि कौन कितना जल्दी क्या कर सकता है, दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है। तभी तो भैया न्यूक्लियस के पास जाएगा प्यार करने के लिए। अब ये जाना ही नहीं चाहता, अपनी अकड़ में रहना चाहता, मैं छोटा हूँ, आओ मुझसे मिलो, मुझसे बॉन्ड बनाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन इसके अंदर नहीं है, यह बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, यह भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, यह थोड़ा कम है, लेकिन ये एकदम बेकार वाले लिविंग ग्रुप है। क्या है, एकदम बेकार वाला लिविंग ग्रुप है। यह ऑर्डर है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें जो फ्लोरीन माइनस होता है, F माइनस होता है, वह सबसे कम होता है। इस ऑर्डर को याद रख लेना, एग्जाम में काम आएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए। और यह क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। H2SO4 के अंदर सल्फर जो होता है, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6 होता है, आपको पता होगा, पिछले वाले ही पेपर में मैंने कराया था, आपका रिविजन हो गया होगा। ठीक है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है, क्या वो नाइट्रोजन है, N2 है, O2 है, CH4 है, आर्गन है, आर्गन। तो भैया CH4 यानी कि मीथेन है जो ग्रीन हाउस गैस है इनमें से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2O, यानी कि H2O के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो भैया H2O के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट ही होता है ना, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है भैया, केमिकल बॉन्डिंग में ही तो पढ़ा है ना हम लोगों ने यार, वही तो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच हाइड्रोकार्बन इज एल्काइन। अरे भाई कितना गंदा क्वेश्चन है। एक पूछा गया कि कौन सा एल्काइन है इनमें से, कितना बेसिक क्वेश्चन। भैया इथेन एन है तो भैया एल्केन हो गया, इथीन भैया एल्कीन हो गया, आइन यहाँ लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा पॉलीमर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे,
इसको मजाक में मत लेना, बाकी चीजों को मजाक में ले लेना। इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक पॉलीमर है? क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी कि मैनमेड है। फैक्ट्रीज में हम इसे इनबिल्ट कर सकते हैं, नेचुरली नहीं पाया जाता है, इसे मैनमेड होता है। वूल जो है वह एक सिंथेटिक नहीं होता है। ये तो भैया वूल जो है भेड़ों की बालों से निकाला जाता है, भेड़ की बाल से ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। सिल्क जो होता है सिल्क वॉर्म बनाता है। भैया नायलॉन, नायलॉन क्या है? नायलॉन नहीं है, नायलॉन एक सिंथेटिक है, पॉलीमर है। और सेल्यूलोज तो भैया पता ही है प्लांट्स में पाया जाता है यार, सेल्यूलोज बहुत हैवी अमाउंट में। अगला क्वेश्चन 18, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है उसका क्या नाम है? भैया सबको पता है, बच्चे बच्चे को अमीनो एसिड होती है। क्या होती है? अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड होती है, यानी कि अमीनो एसिड से मिल मिल करके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बच्चे? प्रोटीन बनता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाँ, ये क्वेश्चन भी भाई बेसिक है, लेकिन इनमें से एस्टर कौन सा है? देखो अगर ROH है, क्या है? ROH है, छोड़ो ROH भी छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। बेसिक क्वेश्चन अगर पूछते हैं ना तो पूछ सकता है, पहचान कौन, पहचान कौन। वैसे न्यूज़पेपर में आता था ना, आंखें काट के हटा देते थे सर और लिखते थे पहचान कौन। उसी तरीके से यहाँ पे भैया एक एलिमेंट दे दिया गया, पहचान कौन, ठीक है। अगर सिर्फ R है, क्या है? R है, R बोले तो एक ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कोई भी कंपाउंड है। CH3 हो सकता है, CH4 हो सकता है, मीथेन, इथेन, इथाइन, प्रोपाइन, मिथाइन, मीथेन, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सीरीज का होगा, ठीक है। R वो होता है। इसको ये एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर RCl कर दें, क्या कर दें? RCl कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? RX को क्या बोलते हैं? RX को क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो 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 अल्केन बोलेंगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड लगा दिया कहीं से तो हेलो एल्कीन हो गया, हेलो अरीन हो गया। अगर हमने रिंग बना दी, उसके बाद अगर ROH लिख दिया तो भैया यह क्या है? यह फिनो अल्कोहल है, अल्कोहल है। अगर यहीं पे R की जगह हमने बेंजीन बना दी या फिनॉल लिख, PH लिख दिया और यहाँ पे देन OH लगाया तो यह फिनॉल बन गया। क्या बन गया? फिनॉल बन गया। उसी प्रकार से अगर हमने CHO लिख दिया, CHO लिख दिया तो एल्डिहाइड हो गया। इसी प्रकार से RCO लिख दिया, RCO, ठीक है। यहाँ पे H है तो यह क्या हो गया? कीटोन हो गया। उसी प्रकार से RCOOH लिख दिया तो क्या हो गया? एसिड हो गया। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ROR वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टर पूछा गया तो एस्टर क्या होता है? RCOOR होता है, RCOOR होता है। क्या होता है? यहाँ पे COH है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड यहाँ पे CH, यहाँ पे अल्कोहल है बच्चे, क्या है? अल्कोहल है। यहाँ पे RCOR है, यानी कि ये क्या है? RCOOR है, क्या है? यह एस्टर है। RCSO है, ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। क्या है बच्चे? एल्डिहाइड है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि द फॉर्मूला वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बार बता चुका हूं, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। भैया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को हम बोलते हैं विटामिन सी, हाँ सी बोलते हैं। इनमें से कौन सा है जो इनमें से कौन सा है जो इसेंशियल अमीनो एसिड है? इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब भैया इसमें से वेलिन है, कैसे है भैया आपको पता है? इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, आपको बस पढ़ने हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे अर बा हिल MPTT, ये एक निमोनिक्स है किसको याद करने के लिए? इसेंशियल अमीनो एसिड। अब आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथ्यूनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन,
ये है, और कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से लिख देना, आपको याद हो जाएगा। बचे हुए जितने हैं वो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है 23, अरवाहिल एमपीटीटी, अरवाहिल एमपीटीटी, ठीक है, और इनको फिल कर लेना भैया, जो भी है हो जाएगा आपका इसेंशियल अमीनो एसिड। भाई इसेंशियल अमीनो एसिड पता है क्या होते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं पता है? मैं बताता हूं, चलो। इसेंशियल अमीनो एसिड वह अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है, हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है, उसे डाइट में चाहिए, भोजन में उसे वह अमीनो एसिड चाहिए है, वह इनटेक करेगा, उसके बाद अपनी जरूरतों को बाहर के खाने से पूरा करेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसके अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है, बाहर से हमको चाहिए नहीं होता है। जो चीज चाहिए नहीं होता वो तो नॉन इसेंशियल होता है। क्या होता है? नॉन इसेंशियल होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो नॉन इसेंशियल हैं, इसके बचे हुए जो है वो नॉन इसेंशियल है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि एक जैव रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम की भूमिका क्या होती है? तो क्या करता है? डिक्रीज करता है किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को। हमेशा जो बायोकैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देते हैं। अगर कोई रिएक्शन 500 किलो जूल एनर्जी लेती है किसी रिएक्शन को प्रोड्यूस करने में, रिएक्शन को प्रोसीड करने में, अगर हम उसमें बायोकैटलिस्ट डालेंगे तो क्या पता 200 डिग्री पे 200 किलो जूल एनर्जी पर ही हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक पता होगा सबको। अगला क्वेश्चन ये भाई, बट मैं नहीं करा रहा, बट क्योंकि भाई देखो विच ऑफ द, अरे यार क्या इस क्वेश्चन को करोगे यार, हमारे बच्चे जानते इस क्वेश्चन, मैं नहीं करा रहा, गंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि which of the which substance is added to the soap। अरे भाई मैं तो पागल था, 25वां क्वेश्चन है, होमवर्क में देना है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क आपके लिए है कि which substance is added to the soap to make it एंटीसेप्टिक। भैया आपने लाइफ बॉय, डेटॉल सुना होगा, आते हैं कि हमारे साबुन से नहाएं, कीटाणु को दूर भगाएं, 99% जर्म्स को भगाएं। ठीक है, तो उस 99% वाले साबुन में एंटीसेप्टिक मिला होता है। क्या मिला होता है? एंटीसेप्टिक मिला होता है। वो जो एंटीसेप्टिक है क्या आयोडीन का बना होता है, फिनॉल का बना होता है, नीम एक्सट्रैक्ट से बना होता है, ट्राइक्लोसन से बना होता है। तो इस 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, बच्चे सीख सके ताकि। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है भाई, अगर आपको और मॉडल पेपर वगैरह लगाने तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कोर्स की प्राइस 149 रुपीज है। टारगेट गुरुकुल ऐप पे सारे जो भी सोशल लिंक्स हैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप देख ही सकते हो जो बच्चे हमारे अंडर गाइडेंस में थे उनके कितने अच्छे मार्क्स आए थे, कितना अच्छा उन्होंने स्कोर किया था, और वह उनको ड्रीम कॉलेज, उनका जिस कॉलेज में भी जाना चाहते थे उनमें उसको एडमिशन मिल गया। आई होप आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम को फोड़ के आओ, एग्जाम को दे करके आओ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर हो रहे हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और याद रखना 19 तारीख को अपना टेस्ट देना मत भूलना, फ्री है रियल टेस्ट। कहाँ पर? टारगेट गुरुकुल के ऐप पे। कैसे देना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।